नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल कालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस वीडियो में मुगल कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्यिक रचनाएं एवं कला के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। और यदि आपने अभी तक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मुगल काल पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी बाबर के शासनकाल से लेकर 1858 ईस्वी बहादुर शाह जफर के कार्यकाल तक माना जाता है, जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को पदच्युत कर दिया और उसे रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1866 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हमने यहाँ मुगल काल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, जिससे परीक्षाओं में हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो। प्रश्न 1, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, खाने सामा। मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी खाने सामा होता था। इसका कार्य शाही रसोई घर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। यह शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा रखता था। राजमहल के सभी कर्मचारी इसके नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल काल में यह पद बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। प्रश्न 2, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, सैन्य प्रशासन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के केवल वेतन एवं सैनिक संगठन से संबंधित थे। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत आते थे। प्रश्न 3, दारा शिकोह के प्रशय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, भागवत पुराण का। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता, योग वशिष्ठ तथा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, परंतु भगवत पुराण का अनुवाद दारा शिकोह के प्रशय में नहीं हुआ था। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, बख्शी। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन मनसबदार की हैसियत का नहीं है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, करोड़ी। करोड़ी मनसबदार की हैसियत का नहीं था, जबकि जाट, सबर और मसरूद मनसबदार की हैसियत रखते थे।
गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। फलस्वरूप उसने 1573 ईस्वी में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की। प्रश्न 6, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतन भोगी होता था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, अहदी। स्वयं सम्राट द्वारा अहदी सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। यह बादशाह के योग्य सैनिक थे तथा इनके वेतन, शिक्षा, वस्तु एवं घोड़े की व्यवस्था बादशाह द्वारा ही की जाती थी। अन्य सैनिकों की तुलना में अहदी सैनिकों का वेतन भी सबसे अधिक था। प्रश्न 7, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मुख्य द्वार। मुगल स्मारक के मुख्य द्वार में मेहराब पाए जाते हैं। मेहराब मुख्यतः द्वार के ऊपर का अर्धमंडलाकार बनाया हुआ भाग होता था। अकबर कालीन इमारतों में मेहराबों और तीरुई शैली का समान अनुपात में प्रयोग मिलता है। प्रश्न 8, मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? तो यहाँ दिए गए दस्तावेजों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, खुतबा। खुतबा ईद उल फितर तथा शुक्रवार को विशेष अवसरों पर नमाज के समय पढ़ा जाने वाला धर्मोपदेश था, जिसमें चारों खलीफाओं एवं उनके उत्तराधिकारियों के साथ सम्राट के नाम का उल्लेख होता था, जबकि फरमान, सनद तथा निशान एक प्रकार का शाही दस्तावेज था। प्रश्न 9, अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? तो यहाँ दिए गए शहंशाहों में से ऑप्शन ए सही है, जहांगीर। अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर के समय में हुई। यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। प्रश्न 10, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे कहलाते थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। शेख जादा भारतीय मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आम शब्द था, जबकि खानखाना एक उपाधि थी। मिर्जा तैमूरी अभिजात वर्गीय उपनाम था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर तीनों विकल्पों में से कोई नहीं है। प्रश्न 11, मनसब क्या था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, ओहदा। मुगल काल में प्रचलित शब्द मनसब एक प्रकार का ओहदा था। प्रश्न 12, 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 15। प्रशासन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था और उसके बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर ने सूबों की संख्या 15 कर दी थी, जो बाद में यह संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। प्रश्न 13, किस भारतीय शासक की प्रशासनिक प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मराठा। मराठों द्वारा मुख्यतः महतरफा और जाकत नामक सीमा शुल्क लगाया गया था। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, संतों और विद्वानों को।
मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद-ए-मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सत्र करता था तथा सत्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। प्रश्न 15, जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, फतेहपुर सीकरी। अकबरकालीन निर्मित जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। इस पर उत्कीर्ण अलंकारों की प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला से लिया गया है। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न 16, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, रुद्र वीणा या वाद्य यंत्र। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। अकबर ने उसे कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। उसके द्वारा सृजित रागों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग व दरबारी कान्हरा प्रमुख है। उसने रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, दिल्ली का लाल किला। अकबर ने आगरा, लाहौर तथा इलाहाबाद के किलों का निर्माण कराया था, परंतु दिल्ली के किले का निर्माण अकबर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न 18, अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? तो यहाँ दिए गए भवनों में से ऑप्शन डी सही है, शीश महल। आगरा से 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक एक गांव स्थित था। यहीं प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, जिनके दर्शन हेतु अकबर प्रायः सीकरी जाया करता था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें यहीं स्थित हैं। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, जोत्स्की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि हैं। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। प्रश्न 19, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। इस मकबरे का अपना विशिष्ट स्थान है। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर में बनाई गई है। इसमें बुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्ताडूरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया था। प्रश्न 20, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत के किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, ताजमहल। यह कथन ताजमहल के लिए कहा गया है। प्रश्न 21, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पर्सी ब्राउन।
पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल माना है, जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 22, बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़। बाबर ने यह कहा है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा, जो कि मेवाड़ का शासक था, उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। प्रश्न 23, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, फारसी। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। प्रश्न 24, अकबरनामा का लेखक कौन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अबुल फजल। प्रश्न 25, अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं, तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अकबरनामा तथा आइन ए अकबरी। यहाँ इस गलत छप गया है, आइन ए अकबरी सही है। अबुल फजल एक उच्च कोटि का लेखक था। उसकी अनेक रचनाओं में अकबरनामा सुप्रसिद्ध है। इस ग्रंथ का तीसरा भाग आईने अकबरी है, जो इस पृथक ग्रंथ से रूप में अधिक विख्यात है। इस ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने अकबर के आदेशानुसार की थी। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बदायूनी आलमगीर नामा। यहाँ पर यह गलत है। शेष अबुल फजल अकबरनामा, बाबर तुजुके बाबरी और जहांगीर तुजुके जहांगीरी सही है, जबकि आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम की रचना है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन उल बदन बेगम ने फारसी भाषा में अकबर के शासनकाल में की थी। तुजुके बाबरी की रचना तुर्की में बाबर द्वारा की गई थी। तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है, जबकि दिए गए विकल्प में रफ्तार ए आलमगीरी की रचना किसने की यह स्पष्ट नहीं है। फतवा ए आलमगीर ही एकमात्र पुस्तक थी जिसे औरंगजेब ने लिखने का स्वयं आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त वह किसी भी इतिहास लेखन के विरुद्ध था। प्रश्न 28, आइन अकबरी का लेखक कौन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, अबुल फजल। अकबर के काल में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथों में अकबरनामा प्रमुख है। इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों का विस्तृत इतिहास है। प्रश्न 29, मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है, तो इसे किसने लिखा है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख की रचना की, किंतु यह ग्रंथ अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के काल में प्रकाशित हुआ। मुंतखब उत तवारीख अकबर के राज्यकाल का पहला क्रमबद्ध इतिहास है। इसमें अकबर की धार्मिक नीति की कट आलोचना की गई है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, वाकयात ए बाबरी है।
तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है। बाबर नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा। बाबर स्वयं अपनी मातृभाषा तुर्की तथा फारसी भाषा का एक उच्च कोटि का कवि और लेखक था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी अथवा बाबरनामा या वाक्यात बाबरी की रचना की। इसके अतिरिक्त बाबर ने मसनवी भी लिखी थी। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर हम आपको निःशुल्क वीडियो प्रसारित कराते रहें और आपको वीडियो प्राप्त होती रहे और आप उसे अच्छे से अपनी तैयारी के लिए सदुपयोग कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, मनसब क्या था? और प्रश्न 2, जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। आप अच्छे से देखकर प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। शीघ्र ही मैं आप सबके लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।